हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी का पेपर 3 का हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर चैप्टर हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, सेकंड चैप्टर भी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने आपसे बात किया होगा, बट इस वीडियो में मैं जो अभी कर रहा हूँ ये वॉइस ओवर हो रहा है, क्योंकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं नहीं कर पाया था। बट प्रॉब्लम्स है, मैं अभी जो आप मेरा हेयर देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से नहीं है, तो ये बिकॉज ऑफ चेचक मुझे निकला हुआ, मेरे सर पे भी चेचक है एंड बॉडी में भी बहुत सारी जगहों पर है, तो इस वजह से नहीं हो पाया है ठीक ठाक बाल। तो उसमें कोई बात नहीं है, बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद आप देख सकते हैं सर में भी इतना सारा निकला हुआ है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। हाथ में भी आप देख सकते हैं, काफ़ी पेट में भी बहुत सारे हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी एफर्ट्स लगाया जा रहा है। तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए यार, एफर्ट इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र का पेपर 3 का चैप्टर नंबर 2 है, जो इसमें है सामाजिक आंदोलन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि आंदोलन क्या होता है, आंदोलन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप से आंदोलन हो सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आंदोलन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। जब भी आप सामाजिक आंदोलन उठाओगे ना, तो इसके दो दृष्टिकोण हैं, एक होता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण एंड दूसरा दृष्टिकोण है उत्तर मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी कि मार्क्स के बाद क्या दृष्टिकोण आया वो दृष्टिकोण। इस तरीके से दो दृष्टिकोणों में बटा हुआ है सामाजिक आंदोलन। एंड मार्क्स कहते हैं ना कि जो सामाजिक आंदोलन है इसके पीछे जो है सामाजिक संघर्ष जुड़ा होता है, और सामाजिक संघर्ष को ही हम कह सकते हैं कि आगे चल करके ये सामाजिक आंदोलन बन जाता है। शुरुआत में क्या होता है, सामाजिक संघर्ष होता है, और जो सामाजिक संघर्ष होता है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में चल रही एक द्वंद्वात्मक स्थिति है, जिसका परिणाम आगे चल करके जो है सामाजिक संघर्ष के रूप में, सामाजिक आंदोलन के रूप में सामने आता है। उसके लिए कुछ पहलू इंपॉर्टेंट है सामाजिक द्वंद्वात्मक को आपको समझने के लिए, क्योंकि मार्क्स का जो सिद्धांत है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। तो उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जो चीजें हमने थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि प्रत्येक समाज का असमान वर्गों में विभाजन होता है, यानी कि दुनिया का कोई भी समाज आप उठा करके देख लो, किसी भी समाज में हर कोई व्यक्ति एक समान नहीं है। हर समाज में क्या है, असमानताएं पाई जाती है। अब वो असमानता हो सकता है रिलीजन के बेस पर हो सकता है वो असमानता आपके आर्थिक स्थिति के बेस पर हो सकता है वो असमानता आपकी सामाजिक स्थिति के बेस पर हो सकता है वो असमानता आपके किरदार के बेस पर हो सकता है वो जो असमानता है वो राजनीतिक स्थितियों के बेस पर हो। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोग वर्गों में बटे हुए हैं। चाहे आप पुराने समय में देख लेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में वर्णों में बटे हुए थे। आगे समाज चला तो जो है राजा, मंत्री, आम जनता और उनके सिपाही, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में लोग बटे हुए दिखे हमें। आप आर्थिक रूप में देखेंगे कि कोई उच्च श्रेणी में आता है, कोई निम्न श्रेणी में आता है, कोई मध्यम वर्ग में आता है। तो अलग अलग टाइप्स पर दुनिया के हर एक समाज में एक जैसा व्यवस्था नहीं रहा। आप देखोगे जो रिलीजियस रूप में अगर देखोगे, तो आप अगर इस्लाम के जो मेन सेगमेंट है उसको समझोगे तो इसमें क्या है, एकता, मतलब कि सभी को समानता। इस्लाम का जो पॉइंट देखोगे कि चाहे राजा है, अगर आप देखोगे दुबई का किंग भी अगर आया हुआ है ना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और दुबई का एक भिखारी भी है ना, तो दोनों साथ में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि जो रिलीजन है उस बेस पर तो दोनों समान है, लेकिन जो इकोनॉमिक स्थिति है उस बेस पर तो अलग हो सकते हैं। यानी कि रिलीजन ने अगर बराबर भी कर दिया है सभी को ना, फिर भी जो इकोनॉमिक आपकी स्थिति, आपकी राजनीतिक स्थिति, आपका पावर वाली स्थिति है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में असमानता आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसी तरीके से कहा गया है कि प्रत्येक समाज का जो असमान वर्गों में विभाजन होता है, और ये विभाजन कहीं ना कहीं जो है द्वंद्व पैदा करता है, क्योंकि जब दो लोग इंसान है और दोनों में एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना होगी तो उसमें द्वंद्व होगा ही, द्वेष होगा ही। तो सबसे पहली चीज ये आती है। दूसरा चीज इसको करता है कि समाज में जो प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग हैं ये अपने जो अधीनस्थ वर्ग हैं उनका शोषण करते हैं, यानी कि जिनके पास पावर, जिनके पास शक्ति है, वो क्या करते हैं, जो अधीनस्थ या जो कमजोर लोग हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ये आप दुनिया के हर एक समाज का उठा करके देख लो, ऐसी ही चीजें होती हैं। मैक्सिमम 99% ऐसी होता है कि जिनके पास पावर है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास अथॉरिटी है, वो जो नीचे के तबके के लोग हैं उनका शोषण हमेशा से होता रहा है और हमेशा से करते रहे। इसीलिए कहते हैं अगर आपको जिंदगी में बेहतर बनना है ना, तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, या कोई कहता है ना कि आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको किसी को दबाना है, आपको पावरफुल बनना है ताकि कोई और आपको ना दबा सके। क्योंकि जब तक आप पावरफुल नहीं हो ना, तो जो पावर में रहेगा वो आपको दबा देगा, लेकिन अगर आप पावरफुल हो तो कोई कैसा भी हो वो आपको दबा नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति होता है ना, प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, वो अपने अधीनस्थ वर्गों का हमेशा से शोषण करता रहा है और करता रहेगा। कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना पावरफुल होगा, जितना फिट होगा, वो उतना बेहतरीन तरीके से सर्वाइवल कर सकता है और कोई उसको छेड़ नहीं सकता।
अगला है उसमें कि साधनों की असमानता के कारण शक्ति का वितरण भी असमान होता है। यानी कि साधनों की जो असमानता है, जो चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उनकी असमानता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। तो इनकी जो असमानता है जिसके कारण पावर आती है, वो पावर का वितरण भी क्या होता है, असमान होता है। जब साधन असमान होंगे तो पावर भी असमान होगा। किसी के पास आप देखोगे बहुत ज्यादा पेट्रोलियम था, किसी जिस भी जगह के बारे में बात किया जाए, कंट्री के बारे में बात किया जाए, वहाँ पर कंट्री में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, या कहीं पर सोने की खदान मिल गई। जैसे कि आपने KGF 2 में देखा होगा, KGF में आपने देखा होगा कि KGF में क्या था, सोने की खदान थी। अब जिसके अंतर्गत वो सोने की खदान आ गई जिसके जमीन में, वो तो किंग है, उसको क्या फर्क पड़ता, मतलब वो तो पावरफुल हो ही जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या साधनों का जो असमान वितरण है, तो उस असमान वितरण के कारण जो पावर है वो भी क्या है, असमान है। अगली चीज आती है आपका कि शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, चाहता रहेगा। ऐसा हमेशा से होता रहा है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से द्वंद्व उत्पन्न होता है कि जब एक जो है समाज वो समान रूप में नहीं रह पाएगा, असमानता भिन्नता देखने को मिलेगी, तो उसमें क्या होता है, मार्क्स कहते हैं कि द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। ये द्वंद्वात्मक स्थिति या असमानता आपका राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है। तो जब इनमें द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जिस समाज को लगता है कि उसके साथ शोषण किया जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए, वो सामाजिक व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब एक व्यक्ति के माइंड में चलने लगती है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर देता है। तो एक संघर्ष की भावना हमेशा से दबी होती है, क्योंकि जब एक दो लोग एक समान नहीं होंगे ना, एक व्यक्ति बहुत बेहतर कर रहा हो, एक व्यक्ति बहुत नीचे तबके का होगा, तो दोनों में हमेशा ही क्या होगा, नीचे वाले को हमेशा ही ऊपर वाले पर क्या होगा, गुस्सा आएगा, हमेशा ही उसके प्रति जो है विद्रोह की भावना उठ रही होगी। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम तक जब तक आप पावरफुल नहीं हो ना, तब तक आप उसके खिलाफ लड़ नहीं पाओगे। लेकिन जब आपके वो चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो आप क्या करते हो, अपने नीचे के तबके के सभी लोगों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक साथ मिलकर के पावरफुल होकर के फिर उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। और यहीं से सामाजिक आंदोलन की शुरुआत होती है। वो आंदोलन किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो सुधारवादी आंदोलन हो, क्रांतिकारी आंदोलन हो, संपूर्णतावादी आंदोलन हो, आपका खंडात्मक आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो सकता है। उसका बेस यही होता है कि जब दो जो है स्थितियों के बीच में क्या हो, डिफरेंसेज आ जाते हैं, तो वो डिफरेंसेज के कारण एक आक्रोश, एक संघर्ष की भावना उठती है, और जहां से क्या होता है, संघर्ष उठती है। और इसमें भी मार्क्स ने कहा है कि ये सारी चीजें में ना, इनमें सबसे ज्यादा जो है आर्थिक पहलू और भौतिक पहलू जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो चीजें हैं, जो भी समाज में आप चीजें देख पाओगे, थोड़ा हर एक चीज में आप देखोगे, हर एक जगह पर जाना है तो दर्द काफी ज्यादा हो रहा है, बट डोंट वरी। तो मतलब जो भी समाज में जो भी स्थितियां हैं ना, उनमें अगर डिफरेंसेस पैदा हुए तो वो आर्थिक स्थिति की वजह से ज्यादा होते हैं। जो भौतिक स्थिति है उसकी वजह से ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जितना भी ज़्यादा जो लोग भौतिक रूप में पावरफुल होते चले जा रहे हैं ना, वो हर एक क्षेत्र में पावरफुल होते चले जा रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, जो कंट्रीज आज आपको दिख रही है सुपर पावर ना, वो दूसरी कंट्रीज से भी अपनी बात मनवा लेती हैं। उनको जो चाहिए वो जो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो उनकी कच्ची वस्तुएं हैं, जिसको कहते हैं ना, जिसको मूल वस्तु कहते हैं, वहाँ से निकाल करके वो उसको मैन्युफैक्चर करके अपने पास लेकर के आते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ से सामान बनाते हैं और ले जाकर के उन्हीं कंट्रीज में बेचते हैं महंगे दामों में। कच्चा माल वहां से उठाते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं और ले जाकर के उन्हीं के यहां बेच देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मार्क्स कहते हैं कि ये जो द्वंद्वात्मक का सिद्धांत है, इसी की वजह से संघर्ष आता है और समाज में ये चीजें लगातार चलती आ रही हैं और आने वाले टाइम्स में भी ये चीज चलने वाली है। तो अगर समाज को संघर्ष रहित बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाज क्या हो जाए, जो एक समान हो जाए, जिसको उन्होंने कम्युनिस्ट कहा हुआ है। और हमेशा से ही मार्क्स ने इस चीज पर बल दिया हुआ है कि जो पूंजीपति है या फिर ये सारी व्यवस्था को हटा करके क्या किया जाए, कम्युनिस्ट व्यवस्था लाई जाए, जिसमें सभी लोग समान हो, सभी को समान अधिकार दिया गया हो, सभी के पास समान आर्थिक सुख सुविधाएं हो, सभी के पास समान भौतिक सुख सुविधाएं हो। और यही एक वजह है या यही एक ऐसा पॉइंट है जहां जाकर के समाज से संघर्ष खत्म हो सकता है। तो इस तरीके का ये था मार्क्स का सामाजिक आंदोलन को लेकर के दृष्टिकोण। तो सेकंड चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मार्क्स का समाज को लेकर के सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था, सामाजिक सिद्धांत जो उनका आंदोलन को लेकर के था, ये क्या था। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर मार्क्सवाद के बारे में कि उसमें क्या चीजें चेंज हुआ, क्या चीजें नया पर्सपेक्टिव आया, उन सभी चीजों के बारे में हम आगे वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। आपके लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आपके साथ चीजें लगातार शेयर की जा रही है। डेली आपको लगभग 2 से 3 वीडियोज लगातार डेली बेस पर मिल रही है। शॉर्ट
रिवॉर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं, आपको इंस्टा पर भी, फेसबुक पर भी, हर एक जगह पर एफर्ट लगाया जा रहा है। तो आप लोग जरूर अप्रिशिएट कीजिए, आप दूसरों के पास भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके एंड और भी लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।